हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है जो कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस की, या फिर एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी की, सब जगह पे यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो भी बंदे यूपीएससी और पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके प्री की प्रिपरेशन तो हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। आई थिंक थोड़ी बहुत मेन के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन यानी कि भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार क्या हैं, यानी कि हमारे भारत का संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है। ओरिजिनली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट में आता था उस टाइम पर जब हमारा संविधान बना था। ठीक है, तो संशोधन के बाद उसको हटा दिया गया और अगर प्रेजेंटली हम देखें तो हमारे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है ये हमने यूएसए यानी कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में कौन से किस देश के संविधान से इन्हें लिया गया है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, मौलिक अधिकार वो मूलभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, यानी कि मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक थे, इसलिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है। अनुच्छेद 13 यानी कि आर्टिकल 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, इन पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तनीय है और अमेंड किया जा सकता है इन्हें, तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को, ठीक है, न्यायालय यानी कि कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, यानी कि जो संविधान जब कंस्टिट्यूट हुआ था, बना था, तो तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसके जरिए आर्टिकल 31 में वर्णित यानी कि अनुच्छेद 31 में जो चीज डाली गई थी, संपत्ति का अधिकार, जो मैंने बोला था राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, उसको समाप्त करके उसको आर्टिकल 300 यानी कि अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 में 44वां 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया और वहां से उठा के उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि एक कानूनी अधिकार जिसे घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। हम बात करें, अगर अभी की हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान में हमारे केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ग्राफ के जरिए हम समझते हैं क्या क्या है मौलिक अधिकार। ठीक है, सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर एक इंसान को अपने हिसाब से अपना धर्म मानने का अधिकार है। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यानी कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, हर तरीके के लोग, क्रिश्चियन, हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। तो हर एक इंसान को अपना धर्म मानने का अधिकार है, उस पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो कि पर्टिकुलर इस धर्म को मानोगे। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अंदर रह करके, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू एजुकेशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए और हर इंसान को इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो था उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ठीक है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज जो कि आर्टिकल 32 है, जिसे कि बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि ये हमारी संविधान की आत्मा है, ठीक है। राइट फॉर द रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपको बोलने की आजादी, आपको एक्सप्रेस करने की आजादी, ठीक है, आपको मूवमेंट करने की आजादी, रहने की आजादी, आपको प्रोफेशन चुनने की आजादी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो ये हैं। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है वो यहाँ से इंग्लिश में देख सकता है, ठीक है ना। रिलीजन की अगर हम बात करें तो आपको प्रैक्टिस करने की आजादी है, प्रोपिगेशन की आजादी, आप मैनेज कर सकते हो, आप कंसाइंस कर सकते हो, देन एवरीथिंग मतलब कर सकते हो, ठीक है। अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार हर एक भारत का नागरिक जो भी भारत में रह रहा है वो इक्वल है, यानी कि संविधान हर किसी को एक नजर से देखता है। कोई अगर आईएएस है तो उसके लिए संविधान अलग नहीं होगा, अगर कोई प्यून है या कोई किसान है या कोई मजदूर है तो उसके लिए अलग नहीं होगा। यानी कि चाहे आईएएस हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो या कोई और हो, हर किसी के लिए भारत का संविधान एक समान होगा, यानी कि कानून एक समान हर किसी को देखेगा, ठीक है ना। और हर किसी को एक बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे अपने आप को एक्सप्लोर करने के, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ के जरिए वो स्टूडेंट समझिए जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी वालों के लिए भी मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आर्टिकल 14, यानी कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 हमें क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये चीज है कि एक तरह का इक्वल प्रोटेक्शन होगा कानून की तरफ से, यानी कि कानून हर किसी को एक तरह का प्रोटेक्शन देगा, एक जैसा होगा हर किसी से। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, धर्म के आधार पर कि किस क्या कास्ट है उसकी, कि मेल है, फीमेल है, या उसका जन्म किस स्थान पर हुआ है, इन चीजों के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल 16 के अनुसार हर एक बंदे को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर का मौका मिलेगा, यानी कि आप सब आए, कंपटीशन फाइट करें और जॉब को ग्रैब करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये मिनिस्टर का बेटा है तो उसको जॉब मिल जाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, इसके लिए कम मार्क्स होंगे, उसके लिए ज्यादा होंगे। ये सिचुएशन सिर्फ रिजर्वेशन के केस में है, ठीक है। बाकी सबके लिए सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक समान मौका मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की परंपरा थी वो उसका खंडन करना, ठीक है ना। आर्टिकल 17 कहता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, अनटचेबिलिटी, ये चीज बहुत बुरी है। जैसे होता था पुराने जमाने में, पहले होता था कि ऊंची कास्ट के लोग
ठीक है, छोटी कास्ट के लोगों को अपने यहाँ फंक्शन में नहीं आने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, अपने साथ बैठ करके वो आप लोग ऊंची कास्ट के लोगों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते, जहाँ से वो पानी पी रहे हैं ऊंची कास्ट के लोग वहां से लोअर कास्ट के लोग जाके पानी नहीं पिया करते थे। इस तरीके से मतलब कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन आर एंड हाउएवर एग्जेम्प्टेड, यानी कि जो टाइटल है, ठीक है ना, उसका अंत करना, केवल मिलिट्री और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होंगे केवल उन्हें ही टाइटल दिया जाएगा, वो ही टाइटल रख सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी किसी को भी टाइटल लगाने का अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था उन लोगों के लिए जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम है। ठीक है, इंग्लिश में जो समझना, अभी हिंदी वालों के लिए भी मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है, वही चीज है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि कानून के समक्ष हर एक इंसान समान होगा, इक्वल होगा, और हर किसी को एक तरह का ही संरक्षण प्राप्त किया जाएगा, यानी कि प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई भी स्टेट किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, उसके मूल वंश, ठीक है, कि वो किस वंश का है, किस जाति का है, यानी कि मेल है, फीमेल है, या वो कहाँ उसका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ है, जन्म स्थान का है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को प्राप्त है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 15 के जो चौथा अध्याय है उसमें बोला गया है कि जो राज्य है यानी कि स्टेट है, ठीक है, वो अपने सामाजिक, सोशली और एजुकेशनली तौर पर जो लोग पिछड़े लोग हैं, यानी कि ST है, SC है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल है, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो उन लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी। ठीक है ना, हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो चाहे वो शासकीय सुविधाएं हैं, मतलब कि सेवाओं में हर कोई कंपटीशन आए, फाइट करे और जॉब को ले। ठीक है, अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्तें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि निवास संबंधी, यानी कि आप किस इलाके में रहते हैं, ठीक है, वहां के लोगों को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये होता है प्राइवेट में या सरकारी में कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहां का डोमिसाइल लगाइए। अब अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि आर्टिकल 16 का जो चौथा पार्ट है वो क्या कहता है कि जो भी लोग पिछड़े नागरिक हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको मतलब कि बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनके पास एक उचित हम ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसके अभाव के कारण उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ताकि तो वो भी उन लोगों की बराबरी कर सकें। ठीक है, जो लोग उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपर कास्ट के लोगों के सामने वो भी बराबर खड़े रहें और उन्हें टक्कर दे सकें। उन्हें उठाना है उस जगह से जहां सदियों से जिस जगह वो दबे हुए हैं, जिस मानसिकता के साथ जी रहे हैं, उस मानसिकता को खत्म करके उन्हें भी एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। ठीक है, तो वो कैसे आया, किस तरीके से आया कि उन्हें रिजर्वेशन दिया गया ताकि तो वो भी उठ सकें, एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, अपनी मानसिकता को बदल सकें। ठीक है, आर्टिकल 17 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी, हिंदी वर्ड इज वेरी टफ इसका, तो इसका मुझे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी का वर्ड। ठीक है ना, आर्टिकल 17 यानी कि अनटचेबिलिटी को लेकर के इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत किया गया इसमें। ठीक है, तो इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय
बना दिया, यानी कि अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं तो आपको ये जेल भी हो सकती है, आपको कोर्ट के जरिए, मतलब कि ये एक कानूनन जुर्म है अब, ठीक है, दंड मिल सकता है। बाद में 1976 में इसको संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया, ठीक है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 18 के अनुसार शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, एजुकेशन और मिलिट्री क्षेत्र को छोड़कर राज्य ने सभी उपाधियों का अंत कर दिया, यानी कि टाइटल्स को उनको एंड कर दिया। और आर्टिकल 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि आर्टिकल 18(2) के अनुसार कोई भी भारत का नागरिक अगर उसे कोई विदेशी पुरस्कार मिल रहा है, यानी कि बाहर की, आउट ऑफ इंडिया की कोई गवर्नमेंट विदेशी सरकार उसे सम्मानित करना चाहती है, तो उसे पहले अपने देश के राष्ट्रपति से, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति लिए, परमिशन लिए वो ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है, ठीक है। तो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 22, पहले आर्टिकल 19, 6 फ्रीडम टू द सिटीजन्स, यानी कि 6 तरीके की आजादी दी गई लोगों को, ठीक है। वो क्या थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आजादी, आप एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, आप कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है। डिलीटेड बाय, ये जो आर्टिकल 19(1)(f) है, जो कि 44वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें क्या था कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब कि आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल, ये तो था आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि आप जो भी क्राइम कर रहे हैं उसके कन्विक्शंस के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्या है? एक्सपोज्ड फैक्ट ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन, और आर्टिकल 20 का 3 है नो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ठीक है। आर्टिकल 20 का 2 है नो डाउट जियोपार्डी, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। एंड आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने का अधिकार होना चाहिए और पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री और एक कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, यानी कि जो भी आर्बिट्री अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, उसके अगेंस्ट एक तरह का प्रोटेक्शन। इन्फॉर्म, मतलब कि इन्फॉर्म करना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स, ठीक है गाइस। चलिए, ठीक है, अब हिंदी में पढ़ते हैं हम इसे। तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, इससे पहले हमने इंग्लिश में लिया था उसको, ठीक है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22 तक देखिए। 19 के अनुसार क्या है? 6 तरह की स्वतंत्रता दी जाएंगी, ठीक है, फ्रीडम दिया जाएगा। सबसे पहले कि आर्टिकल 19A में क्या है कि भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप स्पीच दे सकते हैं, आप अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है 19(1) के अनुसार, ठीक है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता भी दी गई है, यानी कि 19A जो आर्टिकल है आपका, इसी के तहत, ठीक है, नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, यानी कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि विचार, यानी कि अपनी विचार को एक्सप्रेस करने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था,
सदाचार न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिए। आर्टिकल 19B के तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार है। यानी कि आप बिना किसी हथियार के, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, राज्य को सार्वजनिक सुरक्षा और शांति की व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19C, भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मिलिट्री है उनको ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, जस्ट बिकॉज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। आर्टिकल 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू मूवमेंट। आप कहीं पे भी पूरे देश में जा सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम, फ्री होके जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, नॉट दैट टाइम, अभी भी अनलॉक हो चुका है तो कोई रोक टोक तो है नहीं। 19E, देश के किसी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पे भी आप जाकर के वहां के निवासी बन सकते हैं। उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आप घर खरीद सकते हैं, किसी भी स्टेट में, मतलब भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में। ठीक है, 19G, कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप बिजनेस कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको जो बेटर लगता है, जो अच्छा लगता है, किसी भी आइडिया को आप यूज करके उस पर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 हमें क्या कहता है कि अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपके दोष यानी कि आपके जो एक्टिविटीज हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उनके प्रूफ के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि ये क्या क्या है, देखिए, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। यानी कि आप किसी की भी व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं मान सकते या बोल सकते हैं जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, यानी कि उसने लॉज को तोड़ा है। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है तो उसको एक ही बार आप दंड दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसमें आता है। अब देखिए, आर्टिकल 21 के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो यानी कि उसे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 क क्या कहता है कि अनुसार जो 86वां यानी कि 86वां संशोधन हुआ था संविधान में 2002 के तहत, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जाना है, जरूरी है, कंपलसरी है कि उनको एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अगर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको रीजन नहीं देंगे कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यानी कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, बताना होगा कि क्यों अरेस्ट किया। अब नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 में आता है। आर्टिकल 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार और तथा बेलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, मानव व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन बोल सकते हैं हम इसे, बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, मानव तस्करी हो रही थी, उन चीजों पर। लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकते हैं। ठीक है, राज्य इस सेवा में धर्म, मूल वंश, जाति
और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया, ठीक है, करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना, यानी कि जबरदस्ती अपने यहाँ पर बंधुआ मजदूरी पहले हुआ करती थी, जहां पर लोगों के हाथ में लिख दिया जाता था, एक टैटू बना दिया जाता था जिसमें लिख दिया जाता था कि बंधुआ मजदूर, ठीक है ना। तो उससे क्या होता था कि वो लोग आजीवन उनके, ठीक है, कि उनके मतलब उनका शोषण होता था। कोई भी बड़ा बंदा, पैसे वाला, जमींदार टाइप का आदमी गरीब लोगों का शोषण करता था, उन्हें अपने पास रख लेता था और अपने हिसाब से उनको यूज करता था। उसे जो जिमाए, घर का काम करवा लेंगे, खेतों का काम करवा लेंगे, ठीक है, खाना नहीं देंगे, इस तरीके की हरकत है। आर्टिकल 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया, यानी कि जो 14 साल से नीचे के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं, जिसके अनुसार 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने, खदानों या खतरनाक कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, जो कि आर्टिकल 24 के अंदर आता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने थोड़ा इंग्लिश में डाल दिया। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, यानी कि आर्टिकल 23 देवदासी सिस्टम एबोलिश्ड, ठीक है। देवदासी सिस्टम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से दासी प्रथा, प्रोस्टिट्यूशन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको प्रोहिबिट किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स्ड लेबर को, बॉन्डेड लेबर को, बैगरी को, ठीक है, ये सारी चीजें आर्टिकल 23 के अंतर्गत आई। और ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जो कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि छोटे बच्चों को कारखानों में काम नहीं करना चाहिए। 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो किसी फैक्ट्री में, माइंस में या हज़ार्डियस जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। चाइल्ड लेबर, तो लेजिस्लेचर यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया 1986 में, ठीक है, आरटी 2019 में, सॉरी 2009 में, और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, उसमें शामिल हो सकते हैं, उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, ठीक है। आर्टिकल 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 26 हमें क्या कहता है कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए हम संस्था को बना सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए हम संपत्ति को अर्जित करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि टैक्स देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, और ना ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। वो उसकी इच्छा है कि वो वहां पे जाना चाहता है या नहीं जा सकता है, जाना चाहता है, ठीक है, डिपेंड ऑन देयर मूड। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आना ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इस तरीके से समझिए। आर्टिकल 28, आर्टिकल 27, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगा, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स। तो ये सारी चीजें हैं। एंड आर्टिकल ये 28 के तहत आ रहा था। आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव अ राइट, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन एक्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था, वही सारा मैंने इसमें मेंशन किया। आर्टिकल 25 फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रोपिगेशन उसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो
वो डिपेंड करता है कि कौन इंसान कौन सा धर्म मान रहा है, ठीक है, तो उसकी आजादी है मानने की। तो आर्टिकल 27 इज ये नो पर्सन से कंपेल्ड पे टैक्स, यानी कि किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान टैक्स नहीं पे करेगा किसी भी धार्मिक संस्था के लिए, यानी कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं लोगों को कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप हिंदू है तो आप टैक्स भरो, मंदिर बनाना है, मुस्लिम है तो मस्जिद बनानी है तो उसके लिए टैक्स दो, ऐसा नहीं है। अब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये आता है 29 से 30 तक। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषाएं, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। यानी कि हर एक नागरिक अपनी लैंग्वेज, अपनी लिपि, जो भी उसकी संस्कृति है, कल्चर है, उसको सुरक्षित रखने का उसे पूरा अधिकार दिया गया है। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूल वंश व जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज वर्ग हैं उन्हें अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, उनको वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें चला सकते हैं, उसका अधिकार होगा। और राज्य इसी आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नहीं करेगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए बाई डायग्राम से कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। यानी कि आर्टिकल 29 राइट टू कंजर्व, कि आप अपनी संस्कृति को संभाल के रख सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू कंजर्व यानी कि डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, आपकी स्क्रिप्ट क्या, आपका कल्चर क्या, आप उनको कंजर्व कर सकते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि आप मेंटेन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्टेट आपको फंड देगा, रिलीज मतलब कि कैन नॉट डिनाई एडमिशन, तो स्टेट इस बारे में आपको रिलीजन या रेस या कास्ट या लैंग्वेज के बेस में वो ये नहीं कह सकता कि वो आपको फंड नहीं देगा, ठीक है। आर्टिकल 30 यानी कि माइनॉरिटीज स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, और माइनॉरिटी यानी कि उनको राइट दिया गया है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा, जो कि आर्टिकल 32 है। और ये भी जानिए इसमें कि आर्टिकल 226 क्या है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाही न्यायालय के द्वारा करवाता है। यानी कि जो कोर्ट है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेकर के जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, कार्रवाई होती है, वो न्यायालय यानी कि कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधा जा करके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 को जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिट्स, ठीक है, रिटें जारी करने का अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को, ठीक है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 जो रिट्स थी उन्हें जारी करने का अधिकार है। जैसे कि सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबीज कॉर्पस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है, ठीक है ना। अगर किसी भी इंसान को बंद कर दिया गया है किसी गैरकानूनी तरीके से या अवैधानिक यानी कि बिना संविधान के असावधानिक तरीके से, तो न्यायालय आदेश दे सकती है कोर्ट कि उसे उस व्यक्ति को सामने लाया जाए। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। परमादेश यानी कि द मैंडेट, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये जो 5 रिट्स हैं ये ना एग्जाम पे आती हैं, ठीक है, इनसे पूछा जाता है, तो ये पढ़ लीजिए ध्यान से। यह आदेश
सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार या तथा अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत जो परमादेश है, ये आदेश सार्वजनिक पद पर जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, सरकार है या अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, या न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध इन्हें जारी किया जा सकता है यदि वो अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि ये किसी भी एसोसिएशन या किसी भी इंडिविजुअल इंसान व्यक्ति के विरुद्ध इनको नहीं जारी कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। ठीक है, ये याद करने वाली, ध्यान देने वाली चीज है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है। ठीक है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगाना, इस तरीके का। ठीक है, उत्प्रेषण यानी कि इंड्यूसमेंट, ये क्या होता है कि इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जो भी निम्न न्यायालय है, हाई कोर्ट है या उससे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां से सुप्रीम कोर्ट जानकारी को अपने पास मंगा सकता है और यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। ठीक है, अधिकार परीक्षा यानी कि राइट टू प्रैक्टिस, इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा हो तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो कोर्ट है किसी ऐसे इंसान से जो कि सार्वजनिक पद पर किसी अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है तो उससे ये पूछने का उसे अधिकार है कि आप किस अधिकार से इस तरीके का वर्क कर रहे हैं, इस पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब है कि फंडामेंटल राइट्स का निलंबन यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो कि आर्टिकल 33 के तहत आता है और किन परिस्थितियों में हमारे मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन होता है, जानिए। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन, आर्टिकल 33 यानी कि अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पार्लियामेंट है भारत की उसको ये अधिकार दिया गया है, शक्ति दी गई है कि वो स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों व खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, ताकि वो अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके और उनका अनुशासन बना रहे। एंड आर्टिकल 34 के तहत मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लागू हो या मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार उन्हें मिल जाए। जहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ हो या मिलिट्री के पास यानी कि डिफेंस के पास इतना ज्यादा, ठीक है, उन्हें एक असाधारण मतलब कि एक्स्ट्रा अथॉरिटी मिल गई हो, वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 यानी कि आर्टिकल 359 के तहत सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। यानी कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर आर्टिकल 359 के तहत सारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। परंतु लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 और 21 को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार और आगे भी पूछा जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, बाकी के जो शेष सभी अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के अंदर जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, और बाकी के अधिकार और लोगों के लिए भी हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो ये यही चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, बाकी थ्योरी थोड़े ना पूछते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।